थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आई होप एवरीबडी इज फाइन। और कंटिन्यू करते हैं। किसी की फर्स्ट क्लास है आप में से तो वो भी बताइएगा प्लीज। मैं ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? दोस्तों आज एक दैट्स ग्रेट, सही है। अच्छा बेटा, मैं अभी लास्ट क्लास का रिवीजन तो नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास लेक्चर मौजूद है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, आप मुझसे भी ले सकते हैं, एडमिन से भी वो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम टाइम को बेटा अलीना और बाकी सब स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा बेटा। अभी स्क्रीन आ जाएगी बेटा। अभी तो सिर्फ स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा, सेलफोन को साइलेंट कर लें ताकि आप फोकस कर सकें। बेटा कुछ तो आ रहा होगा स्क्रीन पे, सेलफोन साइलेंट करने का मैसेज जरूर आ रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं ये कह रहा था जी जी, मैं एक मिनट देख लेता हूँ अपने एंड से। जी जी, थोड़ी देर की बात है, अभी इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। चल बेटा, हम इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट को देख रहे हैं और आप ये जानते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सिलेबस एरियाज हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स से वाकिफ हैं। एज लॉन्ग एज आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने यही स्टडीज की हैं, तो अपनी लाइफ में आपने कई दफा जी ये चीजें देखी हुई हैं ऑलरेडी। आपके सामने इसकी बहुत सारी नॉलेज मौजूद है। लेकिन सीएसएस में एग्जामिन ऐसे नहीं होता, और सीएसएस में इसके एग्जामिन होने के तरीके अलग हैं। तो देयरफॉर हमें इसे प्रॉपर स्टडी करना होगा और हम उसको स्टडी करने ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करें। ओके जी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि उनकी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं बाद में, इस वक्त नहीं, बाद में उनको वीडियोस मिल जाएंगी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर शुरू के दो देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया एक सिलेबस एरिया, सेक्शन ए। सही है। और चूंकि हम सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसका बहुत सवाल आता है, वो है बिलीफ इन हेयर आफ्टर। बेटा वो है बिलीफ इन हेयर आफ्टर। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है हेयर आफ्टर, बिलीफ इन हेयर आफ्टर का, बेटा यही कॉन्सेप्ट बेटा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। सिर्फ नए स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए मैं ये बातें वापस से कर रहा हूं, बाकी लोग ऑलरेडी ये बातें जानते हैं। सही है, बाकी स्टूडेंट्स ये बातें ऑलरेडी जानते हैं। अब जरा समझिएगा दोस्तों, सब साथ हो ना, नए पुराने सब बराबर हो जाओ जल्दी से, नए पुराने सब बराबर हो जाओ जल्दी से। आप मुझे बोले सर हम रेडी हैं, बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे सर, हमने पहली क्लास भी ली है आपकी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बीच में कहीं भी। बस आप मेरे साथ चलिएगा बेटा, मेरे साथ साथ चलिएगा प्लीज। ठीक है, चलो यार। अब सुनो, देखो दोस्त, सब्जेक्ट के नाम बताओ बेटा, इस्लामिक स्टडीज। सर इस्लामिक स्टडीज में तो बहुत सारी बातें होंगी, उसमें से हम कौन सा एरिया पढ़ रहे हैं? सर हम सिलेबस एरिया ए पढ़ रहे हैं। सिलेबस के बहुत सारे एरियाज हैं, तो उन एरियाज में से हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एरिया ए। उस एरिया ए के टॉपिक का नाम क्या है बेटा? सर उस टॉपिक का नाम है बिलीफ इन हेयर आफ्टर, जिसको आसान लफ्जों में आप अकीदा आखिरत कहते हैं। जिसको आसान लफ्जों में आप बेटा अकीदा आखिरत कहते हैं। तो बिलीफ इन हेयर आफ्टर को हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। इतना क्लियर है बेटा? डन, पूरी क्लास साथ है मेरे। अब इसके ऊपर दो लेक्चर्स हो चुके हैं, इसके ऊपर दो लेक्चर्स हो चुके हैं। एक लेक्चर में मैंने खाली इसके कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन की बात की थी, और लास्ट लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट की बात की थी। यानी यूं समझ लें
व्हाट हैज बीन डन, क्या कुछ कवर हो चुका है। स्टूडेंट्स की रूह बेचैन रहती है कि हमें बताएं सर हमने क्या मिस कर लिया है, हम लेट आए हैं या हम आज ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सर हमें आप बताएं क्या मिस किया है हमने। तो बेटा आपने जो चीज मिस की है मैं आपको वो बताने लगा हूं। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट का लेक्चर मिस किया है और वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। मैंने शुरू में अपनी पेस को बहुत कम रखा है, बहुत कम रखा है। मैं अभी तकरीबन 2 वीक्स अपनी पेस को हल्का ही रखूंगा, उसके बाद मेरी आपकी इतनी अच्छी इंशाल्लाह इतने डिस्टेंस के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि जो अभी 4 क्लासेस में होगा वो उस वक्त शायद हम 2 क्लासेस में, शायद 1 क्लास में कवर कर लें। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपको मेरे पढ़ाने की मेथोडोलॉजी समझ में आ जाए और आपको ये पता चल जाए, आपको ये जहन में उतर जाए बात, यार इनके साथ ये पढ़ूंगा, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी यार, मुझे सुकून से तैयारी हो जाएगी मेरी, और मुझे इनके पढ़ाने का, इनके बोलने का, इनके लिखने का, मुझे इनका अंदाज समझ में आ रहा है, मुझे इनका तरीका समझ में आ रहा है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी स्टूडेंट बेस से मुखातिब हूँ, बच्चे नहीं हैं आप लोग, बड़े हैं आप लोग, जानते हैं आप लोग मिच्योर लोग हैं, आप ऑफिसर लेवल के मुकाबले के इम्तिहानात देने जा रहे हैं, आप सुपीरियर सर्विसेज में जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप क्या चीज देख रहे हैं मेरे लेक्चर में। सर हम आपके लेक्चर में देखेंगे कि आप तैयारी कैसे करेंगे, सर हम आपके लेक्चर में देखेंगे कि आप हमें कंटेंट वाइज हेल्प कैसे करेंगे। तो मैं शुरू के वीक्स में स्टूडेंट को कंफर्टेबल जोन में ले आता हूँ, वो अपनी कंफर्ट जोन में आ जाता है। अब जब बेटा स्टूडेंट कंफर्ट जोन में आ जाता है उसके बाद उसके लिए चीज का समझना, उसको अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं रहता। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमने कौन सी चीज अभी कवर कर ली है, और मैंने नोट्स आपको अब देना शुरू करने हैं नेक्स्ट क्लास से। क्या मैं आपको नोट्स की शक्ल दिखाऊं कि मैं कैसे नोट्स बना रहा हूं? हाँ दोस्तों बताएं, मैं आपके लिए जो समराइज नोट्स बना रहा हूं क्या मैं आपको उसको शो करूं, अभी देखेंगे या एंड में दिखाऊं? अभी दिखा दूं, देखना चाहेंगे? बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन, किताबें आप जितनी पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन आपके लिए चीजें मैं आसान करने बैठा हूं ना, आपको परेशानी नहीं लेनी। अगर हाँ जबरदस्त, थैंक यू, आप सबने यही कहा। मैं आता हूं, ये देखें दोस्तों स्क्रीन पे आता हूं। बेटा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम सिलेबस का एरिया है, बेटा ये दिख रहा है स्क्रीन, बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? इंट्रोडक्शन टू इस्लाम पे मेरा एरो दिख रहा है बेटा? शाबाश। अच्छा भाई अब आप बताइए प्लीज दोस्तों, बिलीफ इन हेयर आफ्टर दिख रहा है बेटा आपको? ये तो आ गए टॉपिक, टॉपिक हमेशा ऊपर चल रहा होगा, सिलेबस एरिया का नाम ऊपर चल रहा होगा, कोई चीज आगे पीछे नहीं होगी इंशाल्लाह। टॉपिक का मेन हेड आ गया बिलीफ इन हेयर आफ्टर। यहां पर मैंने कितनी बातें की हैं बेटा बताओ? सात बातें की हैं, 7 नहीं बेटा, सात, दो नहीं है बेटा, 7 बातें, 7। अच्छा बेटा आप बात समझो, ये 7 बातों में मैं बिलीफ इन हेयर आफ्टर को इंशाल्लाह आपको घोल के पिला दूंगा कि यार ये आपके जहन में उतर जाए। अब आगे बात आएगी सर, आगे बात ये आएगी कि सर इसके अंदर तो आपने ये पढ़ाना शुरू कर दिया, सर आपने अच्छा क्या क्या पढ़ाया अभी तक, चले मैं ये भी बताता हूँ, मार्क करूं साथ साथ, मार्क कर दो दोस्तों। ये देखो ये हमने कवर्ड हो गया, इंट्रोडक्शन बताओ, डन है ये। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन हेयर आफ्टर लास्ट क्लास में हुआ, तो मैंने बात की, लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग थी, पेपर में इतना सा नहीं आएगा, आपके एग्जाम्स में कैसे आएगा बताओ भाई? इन द लाइट ऑफ कुरान, कुरान की रोशनी में बताओ, अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस की रोशनी में बताओ।
वो मार्क्स मार्क्स इस बात चीज के देगा, यानी कि एम्फेसाइज और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान, इन द लाइट ऑफ अहादीस मुबारक। तो उस वक्त जब वो ऐसे करेगा बेटा, पेपर एग्जाम को वो इस तरह आपको बोलेगा आपने ये काम करना है, तो आपके पास एग्जैक्ट आयतें होंगी, हदीसें मुबारक होंगी, आपके पास बेनिफिट्स मौजूद होंगे, चीजें मौजूद होंगी जो मैंने इसमें ऑलरेडी कर दी होंगी। आपको ये चीजें इंशाल्लाह याद होंगी। आप सबसे, मैं आपसे अभी एक सवाल करूंगा, आज की क्लास एक सवाल से शुरू करूंगा और इंशाल्लाह क्लास के एंड में तुम लोग का फीडबैक लूंगा मैं, और आप लोग बोलेंगे यार सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुकून मिला है, हमें तसल्ली हुई। अभी आप देखिएगा ना, अभी आप देखिएगा दोस्तों। दोस्तों तो हमने दो चीजें अभी पढ़ रखी हैं। ये आज की क्लास इंशाल्लाह इस टॉपिक पे है। किस पे बेटा? नंबर 3 बताओ बेटा, नंबर 3 दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो मुझे बताओ इन द लाइट ऑफ क्या है? इन द लाइट ऑफ, आखिरी वर्ड लिख दे, इन द लाइट ऑफ। हम 2 वे चलेंगे ना बेटा, ये एंगेज होने का फायदा होगा, इससे लर्निंग अच्छी होती है। सही है, जबरदस्त जबरदस्त बेटा, शुक्रिया। अब सुनो, अब सुनो, आज की क्लास यहां तक जाएगी, आप क्लियर हो गए? ठीक है, कोशिश करेंगे लाइट ऑफ कुरान को कंप्लीट कर दें। अब मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा, आए जरा देखें आगे। पहला था इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन में कितना सुकून से आप इसे पढ़ें। आप मुझे बताएं आपको अंग्रेजी कैसे लग रही है। मैं आज आपके सामने अपनी चीज पेश कर रहा हूं, ये गिफ्ट है बेटा। इसको वैसे तो ये मेरी अपने स्टूडेंट्स के लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन ये वैसी खिदमत है अपने मुल्क के लिए। इतना समराइज करके आसान करके लिखूंगा कि जो स्टूडेंट है वो मेरी आधी क्लासे ले रहा है, आधी क्लासे नहीं ले पाया, कुछ भी है, मैं जरूर इंशाल्लाह ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगा बेटा। तो बेटा ये आप लोग के लिए लिखा जा रहा है, इसके प्राइमरी ऑडियंस आप हैं, लेकिन जिसको ये पीडीएफ मिल जाएगी उसको भी फायदा होगा, लेकिन असल फायदा आपको होगा, क्योंकि आपके साथ तो मैं ये पीडीएफ डिस्कस करूंगा। अब मुझे बताओ, मैंने इंट्रोडक्शन में 3 बातें की थी, किसी स्टूडेंट को याद है? सर जी आपने 3 बातें की थी, किसी स्टूडेंट को याद है बेटा? सर ने 3 बातें क्या की थी? जी बेटा, मैंने 3 बातें क्या की थी बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर? मैंने कहा था ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, एक बात ये की थी मैंने। सॉरी, ठीक है बेटा, एक बात। दूसरी बात मैंने ये की थी कि हाँ ये बेटा वो जो मैंने प्रॉफिटहुड वाली, ये कौन बता रहे हैं मुझे बात, जरा मैं देखूं। एक मिनट, किसने बातें की हैं ये? अरीबा, मनीषा, और जी, और कौन है? जी मनीषा, आपने जो पहले मैसेज किया है जिसमें फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम, रिजल्ट्स एंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, ये वाला मैसेज आपका ठीक है बेटा। डे ऑफ जजमेंट, बेटा मैंने वो तो बात शुरू में की थी इंट्रोडक्शन में कि इस्लाम के 3 पिलर्स, मेन 3 बातें हैं, 3 पिलर्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फंडामेंटली 3 बातें हैं जिसके अंदर सब कुछ आता है। वो है तौहीद, अल्लाह पाक का एक होना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना, आखिरी नबी होना, और कयामत का दिन। ये 3 बेसिक अकीदे, और इन 3 बेसिक अकीदों के अंदर फिर मलाइका पर और जी किताबों पर यकीन लाना, ये सब चीजें बाद में थी। अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इतना पहले बात थी। फिर जो थर्ड बात थी मैं उसको सेकंड पे ले आया हूं, यानी क्या कि आपके थॉट्स एंड एक्शंस, ये कंट्रोल करता है कौन? जिसकी वजह से एक्शंस ऑफ सोसाइटी आर गवर्न्ड। अकीदा आखिरत क्या करता है? आपके थॉट्स एंड एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपको डर लगेगा,
सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आपको गिरा हुआ वॉलेट उठाने नहीं देगा वो, क्योंकि आपके अंदर अकीदा है, आखिरत है। आपको पता है आपने जवाब देना है, कोई देख रहा है। असद अली बेटा, आप मुझसे प्राइवेट मैसेज पे बात करें, मैं आपका मसला देखता हूं बेटा। ये एक पर्सनल नेचर का मसला है। कोई ऐसा बच्चा, कोई किसी का कोई पर्सनल मसला हो, मसला मतलब कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो उसको डिस्कस करना हो, मैं बेटा अवेलेबल हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर बेटा, व्हाट्सएप पे बात करेंगे। अगली बात, तो एक बात फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, दूसरी बात बेटा थॉट्स एंड एक्शंस, इससे सोसाइटी गवर्न होती है। और आखिरी बात बेटा, ये एक मोटिवेशन है, नेवर एंडिंग बाउंड्रीज के लिए, ना खत्म होने वाली नेमतें। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसकी हेडिंग प्लेस करूं, सॉरी, अगर मैं इसकी हेडिंग प्लेस करूं, मैं बोलूंगा रिजल्ट्स। इंसान रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। बोलो बेटा यस। कंट्रोल टूल के तौर पे, यानी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है अकीदा आखिरत। इंसान के एक्शंस और इंसान के थॉट्स कंट्रोल होते हैं, एंड इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। बेटा बताओ, असल बात पीडीएफ की नहीं है मेरे दोस्तों, असल बात यह है कि इसके ऊपर जो मैं मार्किंग करूंगा, जो समझाऊंगा, ये चीज इवेंचुअली आपको बेटा बेनिफिट देगी। बेटा क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते जाए। व्हाट्स ये चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है सबने, मुझे पता लगता रहे आप लोग किस तरह चल रहे हैं। ठीक है बेटा। बेटा मैं इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ूं, इंट्रोडक्शन का रिवीजन हो गया। अब किसी बच्चे ने अगर क्लास नहीं ली, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, ये नोट्स होंगे, यही आपको मिलेंगे। जो मेरी मार्क कॉपी है, ये मेरे स्टूडेंट्स को मिलेगी। जिस कॉपी पर मैं मोहम्मद साद अल्ताफ, मैं खुद जिस पे मार्क करूंगा बेटा, वो आपको दूंगा। ठीक है, ये जो मार्किंग है, आपको ये मार्किंग वाली चीज मिलेगी, फिर आप चाहें तो फर्दर इसका प्रिंट निकाल लें और इसके ऊपर फर्दर मार्किंग करें। बेटा क्लियर हो गई बात? डन? हेल्पफुल है? हेल्पफुल लगे नोट्स यहां तक? अब इसी तरह इंशाल्लाह, आज मैंने इंट्रोडक्शन में बात कर दी ना बेटा, और आपकी सहूलत के लिए देखो, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्या था बेटा बताओ? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन आखिरत। अब आखिरत पे जो बिलीव रखना है बेटा, अब इसको समझे। मैंने यहां पर वो बातें की जो लास्ट टाइम स्लाइड्स में की थी, आपको याद होगा स्लाइड्स में ये बातें हुई थी, किसी को याद है? ये वही बातें बेटा, इन्हीं बातों को मैंने लिखा है, लेकिन इनको आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगी, है ना बेटा? ये नेक्स्ट क्लास में आएंगी, और फिर जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे फिर बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान, यहाँ पे उन आयात मुबारक जो कुरान करीम की मुबारक आयात हैं, कुरान करीम की जो मुबारक आयात हैं बेटा, मैं उनको यहां जमा कर दूंगा। आपको जाकर कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग जगह पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। विद रेफरेंस, कौन सी आयत है, कौन सी सूरत में है, कौन से पारे में है, तर्जुमा क्या है, इंशाल्लाह बेटा ये सब मैं आपके लिए आसान करके दूंगा। ठीक है, डन हो गई बेटा? यहां तक की बात मुश्किल तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊं? डन है? चलो, अब मैं आता हूं वापस अपनी स्लाइड्स पे कि आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। नए पुराने स्टूडेंट्स, अब आपसे सवाल है, आज सर कौन सा एरिया पढ़ाएंगे? बताओ बेटा, नंबर, एरिया नंबर। थर्ड। शुरू। सब अलर्ट है, सब साथ हैं? आ जाओ। स्क्रीन चेंज हो गई बेटा, आपके सामने स्क्रीन चेंज हो गई।
आपका एक इम्तिहान है इस वक्त, रेडी है भाई? हम लोग दोस्त भी बन चुके हैं, हम स्टूडेंट्स भी हैं। एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता तो वैसे ही एक बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है और लाइफ टाइम रिलेशनशिप होता है। इसकी अदब एहतराम की बात ही अलग होती है। और जो जितनी जितनी अच्छी नीयत रखता है, जो जितना अपना जहन अच्छा रखता है, अच्छा गुमान रखता है, जो जितनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रखता है, उसको अपने टीचर से उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उतना ही फायदा होता है। और इसी तरह टीचर की नीयत अपने स्टूडेंट के बारे में जितनी अच्छी होती है, उसके स्टूडेंट्स उतना ही फिर अच्छा उसको परफॉर्म करके दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आई? आप सब मेरे लिए बहुत मुहतरम है और इंशाल्लाह पता भी नहीं चलता दोस्तों, कल तक हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, आज हम एक साथ पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आप ऑफिसर लेवल पे जा चुके होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब सुनो दोस्तों, एक सवाल आ रहा है मेरा, रेडी है सब? 1 2 3। दोस्तों एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछूं, आप यहाँ पर सब्जेक्ट को स्टडी करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो कुछ ना कुछ मालूमात आपने भी की होगी, आपने भी कोई मेरा एक लेक्चर लिया, 2 लेक्चर लिए, आपको पता चला होगा यार ये बातें होती हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी faced by the students in Islamic studies? मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीजें हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्तों कि वो कौन सा फैक्टर होगा, कौन सी बात होगी जिस चीज का जिस चीज से लोग डरते हैं, यार ये इनका फेलियर का रीजन है, ये चीज हमें डराती है। आप लिखें, मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, मैं सब पढ़ूंगा। यार मजा आ गया यार, तुम लोगों ने बिल्कुल, कुछ लोगों ने डायरेक्ट बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त बातें की हैं। लिखें भाई प्लीज, सब लोग लिखें प्लीज, सब लोग लिखें प्लीज। बेटा ये हम अग्री कर रहे हैं एक बात पे, और जिस बात पे बेटा हम अग्री कर जाएंगे, उस बात का फिर हम सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो बताओ। अब बताता हूं। अली जमाली ने कहा इंग्लिश लिखना, सायरा बलोच ने कहा यानी हदीस कोट करना, इन अदर वर्ड्स। ओहो सर, मैं डिफरेंट लेजेंड से हूँ सर, मुझे हदीस पढ़ना मुश्किल लगता है। बेटा आपको इंशाल्लाह देखें अब कैसे काम होगा। सर कुरान और हदीस को याद करना मुश्किल है, माइंड में जो है वो मुश्किल है। मतलब इन अदर वर्ड्स, मैं इन शॉर्ट कहूं, मैं अभी समरी करता हूँ। स्विचिंग इनटू इंग्लिश फ्रॉम उर्दू, अरबिक और हदीस, अरबिक अरबिक, आयात की अरबी, आयात और हदीस की अरबी, इस्लामिक वोकैबुलरी वही। सर आयत और तर्जुमे को याद करना, रिमेम्बरिंग इन राइटिंग आयात, रेफरेंस याद नहीं रहते, और एंड सो ऑन, इररेलेवेंट राइटिंग। इतना कुछ याद कर लिया लेकिन पेपर में वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। जबरदस्त बेटा यार, अपने वर्ड्स में असद कह रहे हैं, अपने वर्ड्स में सब कुछ समझाने लग गए, और जिस तरह बताना था उस तरह नहीं बताया। बेटा थैंक यू सो मच। मैं मैंने एक छोटा सा पोल किया और मुझे उससे ये बात समझ में आई कि सर खौफ होता है कि गलत ना हो जाए,
डर लगता है कि ये अल्लाह पाक का कलाम है, अल्लाह पाक नाराज ना हो जाए, मैं गलत ना लिख दूं। बिल्कुल भाई, डरना चाहिए अल्लाह के कलाम के बारे में भी, और अल्लाह के कलाम के तर्जुमे के बारे में भी, और अहादीस के बारे में बिल्कुल, क्योंकि भाई ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक ऐसा खौफ है कि जो हर अच्छे इंसान को, जो एक एक जिसके अंदर एक अच्छी इंसानियत मौजूद है ना, उसको डर लगेगा। वो बोलता है यार, यार ये दीन है यार, चाहे वो इस मजहब को ना मानता हो तब भी वो कुरान की इज्जत करेगा। कुरान की इज्जत करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, यानी कि सिर्फ मुसलमान कुरान की इज्जत नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। अब मैं बात करता हूं, इसका मतलब मैं और आप ये अग्री कर गए कि जहां जहां कुरान पाक की आयत कोट की जाती हैं, जहां जहां रेफरेंसेस दिए जाते हैं, इन अदर वर्ड्स मैं ये कहता हूं जहां जहां अरबिक लैंग्वेज आती है, बोलो ऐसा ही है, जहां जहां अरबिक लैंग्वेज आती है, ऐसे ही ना बेटा, वहां वहां प्रॉब्लम होगा। डन, अग्री करते हो इस बात से? ऐसे ही ना बेटा, यानी जहां जहां अरबी आ रही है हमें डर वहीं लग रहा है, और हमारा दिल कह रहा है यार इस चीज से मैं कैसे शुरू होऊंगा। ऐसे ही है बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज की क्लास मैं आपका ये खौफ खत्म करने के लिए एक एक्टिविटी, शाइस्ता बेटा मैं जवाब देता हूं, वेट करें प्लीज, ये एक एक्टिविटी करूंगा मैं अभी, थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे, और उस एक्टिविटी के बाद देखेंगे कि हमारी कैफियत कैसी है। ठीक है, हम कितना किसी चीज को समझ सके। डन, तो मैंने और आपने एक एग्रीमेंट कर लिया इस वक्त कि इस्लामिक स्टडीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आम तौर से पेपर्स में या इंग्लिश होती है तो इंग्लिश की टेंशन कि अंग्रेजी सीखेंगे, कुछ लोगों की उर्दू वीक होती है, ऐसा भी होता है, तो ये मसला। और बेटा इसी तरह कुछ लोगों को दोनों के अंदर ही मसला होता है, कहीं ना कहीं वो दोनों में लैग कर रहे होते हैं। यार ये नॉर्मल चीज है। इस्लामिक स्टडीज में चैलेंज तब आता है जब वो अरेबिक को ले आते हैं, और एक बहुत कॉमन एफएक्यू है। क्या एफएक्यू है? एफएक्यू ये है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सर आप ये बताएं कि प्रैक्टिकली पेपर में क्या लिखना होता है। बेटा अच्छा तरीका और तर्ज यही है कि पेपर में लिखा जाए। रिपीट करो मेरे साथ, बोलो, अच्छा तरीका और तर्ज क्या है बेटा? पेपर में लिखा जाए। अग्री करते हो बेटा इस बात से? डन, तो पेपर में हमें अरेबिक लिखने की कोशिश करनी है। और सर मैं नॉन मुस्लिम हूं, मेरा मैं मतलब इस्लाम में रिलीजन नहीं है सर। बेटा आप स्टडी कर रहे हो ना, आप ट्रांसलेशंस कोट कर सकते हो, राइट? आप विद रेफरेंसेस, रेफरेंसेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने सारी एफर्ट कर दी, आप अज्यूम करो, और मेरी सारी एफर्ट के बाद कोई बच्चा आए उठ के बोले कि सर यार सर आप बताएं मैं कैसे लिखूं अरबी। बेटा अगर मैंने सारी एफर्ट कर दी उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा, और वो ये बोल रहा है यार मैं पहले ही वीक हूं, वो हार चुका है, तो उसको तब भी इतना तो करना पड़ेगा पेपर पास करने के लिए कि उसको रेफरेंसेस पक्के याद करने पड़ेंगे। दोस्तों आप हैरान होंगे, इवन ऐसा भी होता है कि सेकंड मोस्ट फेल्ड कंपलसरी पेपर बन जाता है इस्लामियात। उसकी वजह ये होती है कि इस्लामियात में इस्लामियात के अलावा सब लिखा जाता है।
ये जो फीडबैक है ये इसी वजह से बेटा कि बच्चे बस अपनी अपनी जबान में लिखते हैं। आप जानते हो ना, दीन एक ऐसा मौजू बन गया है हमारे मुआशरे में कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो दीन दीन के बारे में कमेंट करना शुरू कर देता है, मजहब के बारे में बहस शुरू कर देता है, हालांकि इस्लामिक नॉलेज नहीं होती। कुछ समझदार लोग हैं वो इस मैटर में नहीं पढ़ते, वो बोलते हैं यार जिनका काम है वो लोग करेंगे। लेकिन 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 बहुत सारा तबका ऐसा भी है, उनको बस बात करने के लिए मौजू चाहिए और वो ये काम करते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? सो दिस हैपेंस बेटा, दिस हैपेंस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा। आप मेरे साथ हैं और आपने एक चैलेंज, मैंने और आपने एग्री किया है कि इस पेपर का एडिशनल चैलेंज ये है कि इसमें अरबिक लिखनी होती है। मैं बताऊं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपको डर लगता होगा जो इसके ऊपर एराब लगाए जाते हैं। एराब बेटा समझते हो आप? एराब कहते हैं वो जो ऊपर जबर जेर पेश होती है, सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बिस्मिल्लाह लिखते हैं तो बिस्मिल्लाह में बा के नीचे जेर आती है, सीन पे जज़म आता है और मीम के नीचे जेर आती है। तो ये एराब जरूरी नहीं है, इनको आप मिस कर सकते हैं, सही है बेटा? इनको आप मिस कर सकते हैं, इनको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यानी छोड़ने से मुराद ये कि आप मत डालें एराब, सिर्फ आयत लिख दें विदाउट एराब, ठीक है? आपको डर लगता है एराब, लेकिन ओवैसी जब आपने आयत मुबारका याद की होगी तो आयत आपके जबान पे तो होगी ना बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं? आयत आपकी जबान मुबारक पे तो होगी ना भाई, क्लियर हो गई बात? तो वो जबान के एराब आपके जहन में होंगे। नहीं बेटा, एग्जामिनर फेल नहीं करेगा अगर आपने एराब छोड़ दिए तो। एराब की बात पे आपको फेल नहीं किया जाएगा, तो आपने अरेबिक लिखनी होगी, बट यू कैन गो ऑन अ सेफ साइड। जिनको डर है वो विदाउट एराब कर सकते हैं काम। अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं अब मैं आता हूं ना, ये इसको याद करना एक चैलेंज है, रिमेम्बरिंग, इसको याद करना चैलेंज है, इसको राइट करना चैलेंज है, और फिर इसकी ट्रांसलेशन करना चैलेंज है, ऐसा ही है। आज चूंकि हमारा कुरानिक रेफरेंस फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम कुरानिक रेफरेंस शुरू होने की वजह से मुझे ये जरूरी लगा कि पहले मैं आपको कुरान से फेमिलियर कर दूं, कुछ अरेबिक से फेमिलियर कर दूं, आपका डर खत्म कर दूं। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना? मलिक बेटा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? तो मैं आपको इन चीजों से फेमिलियर करने के लिए काम कर रहा हूं बेटा, ठीक है? अब चलते जाओ मेरे साथ, कहीं मसला है तो पूछ लेना, लेकिन सब्र करना। अब थोड़ी सी स्पीड तेज करूंगा। बिलीफ इन हेयर आफ्टर ये टॉपिक है, और इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन हेयर आफ्टर है, बिलीफ इन हेयर आफ्टर इन द लाइट ऑफ कुरान, ये हम करने जा रहे हैं बस अभी इंशाल्लाह, ये हमारा एरिया है। लेकिन फॉर दिस हम वेट करेंगे, हम एक प्रैक्टिस ट्रांसलेशन करेंगे। हम सर के साथ एक कुरान पाक की एक बहुत मुबारक सूरत, उसके ऊपर एक प्रैक्टिस ट्रांसलेशन करेंगे बेटा। तो प्रैक्टिस फर्स्ट, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्रैक्टिस के बाद हम अपने इस एरिया पे आएंगे बेटा। क्लियर हुई बात? बेटा अरबी नहीं आती कोई मसला नहीं है, आपसे पहले बहुत लोगों ने पेपर पास किया है जिनको अरबिक नहीं आती थी, लेकिन तर्जुमे के लिए बेसिक अरबिक पे तो आप काम करेंगे ना मेरे साथ, यानी जो आए थे पढ़ने उसके तर्जुमे पे तो काम करेंगे ना मेरे साथ, राइट? सब रेडी हैं दोस्तों? हम क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं सब बताएं।
हम कुरान पाक की सर के साथ एक सूरत, छोटी सी सूरत है, उस सूरत का सर तर्जुमा कराएंगे अभी हमें। और मेरा टारगेट है, मैं अभी से बोल रहा हूं, माय टारगेट इज, मेरा टारगेट है कि आप इस सूरत की इतना आप इस लेवल पे आप कर दें, इस लेवल पे आप समझ जाएं कि आपको 40% ट्रांसलेशन एट द एंड आ जाए जो मैं पढ़ाऊंगा। मैं अभी ट्रायल बेसिस पे एक कुरान पाक का एक चैप्टर है, एक सूरत है, उस सूरत पे बात करूंगा, तो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होगी मेरी। मैं इसका वेट नहीं करूंगा कि भाई कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, कितने रजिस्टर्ड नहीं है। आप जो हैं, मैं इसी तरह पढ़ा रहा हूं कि आप सब इंशाल्लाह हम लोग सब साथ पढ़ेंगे, और आपकी आज से पूरी तरबियत शुरू हो रही है। ठीक है, चलो बेटा, अब आती है वो सूरत आपके सामने। दोस्तों स्क्रीन दिख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑन सैंपल बेसिस एक सूरत सिलेक्ट की है हमने, और हम इस सूरत पे काम करेंगे भी। आप लोग प्लीज साथ रहिएगा, ठीक है बेटा? मैं रेकमेंड करता हूं कि जब कुरान का सब्जेक्ट आप पढ़ें तो याद रखें, चाहे आप दुनियावी इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हो, किसी चीज के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन चूंकि ये आसमानी उलूम है, इनका ताल्लुक दिमाग के साथ साथ दिल के साथ भी होता है। तो वुजू करके बैठा करें, वुजू साफ सुथरे पाक साफ होके बैठा करें, नहा धो के ये चीज पढ़नी चाहिए, इसे करना चाहिए। सही है, मतलब मकसद ये कि साफ सुथरे होके करना चाहिए। बिकॉज हम डिस्टेंस पे होते हैं तो क्लास का माहौल नहीं होता, लोग अपने घर पे ऐसा ना हो बिस्तर पे लेटे हुए काम कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो। तो जो मजा आता है, असल इसकी तासीर मिलती है, वो जब आप इसको पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, कुरान पाक की एक मुबारक सूरत है, उसका नाम है सूरह ज़िलज़ाल। सही है। और जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मस्जिद में बहुत दफा ये सूरत सुनी हुई होती है, और खवातीन ने घर में जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है उन्होंने सुनी होती है। इसमें क्या है दोस्तों, सूरह ज़िलज़ाल में क्या है? सूरह ज़िलज़ाल में कुछ बातें हैं, जो बातें मैंने आपसे करनी है, ठीक है? और आपने इन बातों को अच्छे से समझना है बेटा। मैं स्टार्ट करता हूं। बेटा मैंने एराब नहीं लगाया, आप देखो ऐसे ही है बेटा, मैंने एराब नहीं लगाया, लेकिन पढ़ने वालों को मुश्किल ना हो तो मैं इसकी तिलावत भी साथ साथ करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखें, इस ये एक आयत है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ठीक है, ये एक आयत है। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा, इस आयत के ऊपर मीनिंग समझने, इसकी मीनिंग समझने आपने और मैंने, ठीक है? यही आयत है बेटा, मैंने इसका फॉन्ट सिंप्लीफाई कर दिया है बेटा। अब हम आएंगे एक वर्ड के ऊपर। ये एक आयत है, एक सूरत में कई सारी आयत होती हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आया इज़ा। अब आप जहन में तर्जुमा रखें, इज़ा के मायने होते हैं जब। याद करना शुरू कर दें, कोशिश करें आप खाली तर्जुमा लिखें अपने पास, सिर्फ जहन में तर्जुमा लिखें। इसको आप जहन में रखें, व्हेन भी कह सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं जब। सही है, जब। ठीक है दोस्तों,
इज़ा के मायने हो गए जब, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, अब आ रहे हैं नेक्स्ट। अब ये जुलजिलत, जुलजिलत, ठीक है। अब जुलजिलत के मायने क्या है समझे प्लीज। बेटा जुलजिलत के मायने ये है किसी चीज का हिलाना, हिलना, हिलना जुलना, हिला दिया जाना, हिलाया जाना, यानी मूवमेंट के मायने हैं, हिलने के मायने हैं बेटा। आई रिपीट बेटा, किसके मायने हैं? हिलने के मायने हैं। मैं रिपीट करता हूं, जुलजिलत के मायनों में हिलने के मायने। अब याद रखिए, आपको मीनिंग इस तरह कराए जाएंगे कि आपके जहन में ना वो बैठना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, लेकिन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कहते हैं ना शेकिंग, तो शेक मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट के अंदर वो मीनिंग नहीं आता जो शेकिंग के अंदर है। शेक पूरा हिलने को बोलते हैं, राइट। जैसे फॉर शेक वेल बिफोर यूज, तो बॉटल पूरी हिलाई जाती है ना, यानी जिसकी पोजीशन होती है उस पोजीशन में बॉटल वापस आती है, सही है। लाइक इन द केस ऑफ वाइब्रेशंस, कि एक चीज हिलाई जाती है फिर वो वापस आती है उसी जगह पे। बॉटल हिलाते हैं तो हाथ यूं ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर नीचे करते हैं, बैक टू सेम प्लेस होती है, लेकिन कुछ देर बाद। ऐसा है बेटा, बताओ। बेटा कितनी बात क्लियर है? सही। अच्छा, अगली बात, तो इजा पहले आया था, इजा, इजा के मायने थे व्हेन, आपको बताया ना मैंने, जब। दूसरी बात आई है जुलजिलत। अब ये डेफिनेटली जब आयत कंप्लीट होगी तो मीनिंग बनेगा ना। अभी तो हम खाली जहन बना रहे हैं कि हम वर्ड को देखकर कुछ ना कुछ मीनिंग हमारे जहन में आ जाए, सही है। हम वर्ड के साथ फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मीनिंग हमारे जहन में आ जाए। तो जुलजिलत के मायने बेटा क्या बनेंगे? शेक होने के, सही है। अब हम कहते हैं जैसे अर्ज पाक, पाकिस्तान के लिए ये अर्ज पाक पे अल्लाह करे कभी कोई दुश्मन की निगाह ना पड़े, अर्ज पाक हमेशा आबाद रहे। अर्ज जमीन को बोलते हैं बेटा। अर्ज किसको बोलेंगे? जमीन को। याद रहेगा बेटा सब लोग, जमीन। बेटा अर्ज किसको बोलेंगे? अर्थ। उर्दू में कहेंगे जमीन। बेटा इतनी बात क्लियर है? अर्थ, जमीन। अभी कनेक्ट नहीं करना हमें, पीछे वाले के साथ कनेक्ट नहीं करना बेटा। बेटा मैं वापस पढ़ता हूं, इसको पढ़ेंगे अल अर्द, अल अर्द। ये जो आखिरी में गौद है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन का लेटर है इन अरेबिक कुरानिक टेक्स्ट। जो कुरानिक अरेबिक है, इसका वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जिसकी तजवीद है वो ये है वल अर्द। इसमें जो गौद आ रही है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इट माइट साउंड लाइक बेटा दाल की तरह आपको शायद इसकी आवाज आए। मैं एक और स्टूडेंट से बात कर रहा हूं इस वक्त, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी बात। तो लेकिन गौत का साउंड अलग है और दाल का साउंड अलग है, ठीक है। आगे
अब आगे आते हैं नेक्स्ट है जिलजालहा। नाउ अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा, अभी समझाता हूं वो क्या, अब समझिएगा प्लीज। जब हमने बेटा ये बात की थी, सही है, जब हमने बेटा ये बात की थी कि जुलजिलत के मायने क्या थे, हाँ बेटा जुलजिलत के मायने क्या थे बेटा बताएं। सर जुलजिलत के मायने थे शेक होने के मायनों में था, ठीक है, और जमीन के बारे में आ गया जिलजालहा। अब देखें, अब इसके अंदर एक वर्ड तो छुपा हुआ दिख रहा है आपको, याद रखना इस एक वर्ड में दो वर्ड्स हैं और मैं इनको भी ब्रेक करूंगा आपके सामने। बेटा ये वर्ड्स को मैं अभी आपके सामने ब्रेक करूंगा। देखें इसमें दो वर्ड्स क्या है सर बताएं। देखो बेटा जिलजाल और हा, अब ये मिलके कैसे बना इसको छोड़ें। जिलजालहा, अब सुनिएगा प्लीज, ये अरेबिक प्रोनाउंस में से है। अभी इन प्रोनाउन को हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये अरेबिक ग्रामर की बात है, उसके हमारे अलग सेशंस होते हैं, वैसे सीएसएस के अलावा भी पुराने सेशंस होते हैं ये वो, तो वो ये उसमें कोई शौकीन हो तो वो उसमें सीख सकता है। जिलजालहा, अब समझिएगा, हा इज बेसिकली अ प्रोनाउन, जिलजाल इसके स्ट्रेट मीनिंग है, कौन बताएगा। जिलजाल बताएं। जलजला, शाबाश, अर्थक्वेक, उर्दू में कहेंगे जलजला, ऐसे ही ना बेटा, उर्दू में कहेंगे जल जला, ठीक है। अब आते हैं, हमने एक आयत की कुछ वर्ड्स पे गौर किया है ना बेटा, अब वक्त आया इसको अच्छी तरह समझना है, सब रेडी रहिएगा और इंशाल्लाह मैं इसको भी समझाता हूं आपको। बेटा गौर करें, इजा, तर्जुमा आप करते जाएं, उर्दू में बोलेंगे तर्जुमा, इजा जब, राइट, जुलजिलत हिला दी जाएगी, अल अर्द क्या चीज हिला दी जाएगी, जमीन, जब जमीन हिला दी जाएगी, इजा जुलजिलतिल अर्द, जुलजिलतिल अर्द जमीन को हिला दिया जाएगा, जिलजालहा, ये जो हा है एक्चुअली बेटा समझिएगा प्लीज, ये हा कनेक्टेड है अल अर्ज के साथ, इसकी मीनिंग बनेंगे कुछ, यानी जिलजालहा का तर्जुमा, जिलजालहा दो वर्ड्स थे ना, जिल जाल अलग और हा अलग, तो जिलजाल का मतलब था जलजला, और हा कनेक्ट हो रहा है अर्द, जमीन का जलजला। मैं वापस कहता हूं, ये जो हा है ये प्रोनाउन कनेक्टेड है विद अल अर्द, तो जमीन का जलजला, इज़ा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, यानी कि जब जमीन हिला दी जाएगी अपने जलजले के साथ, यानी यानी मैं इसका तर्जुमा और आसान अभी करता हूं, ये सिर्फ आपका जहन बना रहा हूं, एग्जैक्ट तर्जुमा क्या बनेगा उसमें अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। सबर, मुझे बताओ यहां तक क्या बना,
बेटा यहां तक इज़ा का मायना बताओ, इज़ा का मायना बताओ बेटा। जब जमीन, बेटा हम कौन सा अकीदा पढ़ रहे हैं बताओ? बिलीफ इन, बिलीफ इन हेयर आफ्टर, सही है। और कयामत के करीब जलजला आएगा, ये वो जलजला मुराद है। सूर फूका जाएगा, ये सब चीजें बाद में आएंगी बेटा, लेकिन अभी से इशारा दे रहा हूं कि मैंने ये सूरत ऐसी सिलेक्ट नहीं करी है, ये अकीदा आखिरत के लिए तैयार हो रही है सूरत आपकी, ये सूरत अकीदा आखिरत के लिए तैयार हो रही है। बेटा यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इज़ा के मायने वो जब, जुलजिलत के मायने बेटा क्या हो गए बताओ? बेटा जुलजिलत के मायने क्या हुए बेटा बताओ? सर जुलजिलत के मायने हुए शेख, सही है, जबरदस्त। अल अर्द के मायने बेटा बताओ? बेटा अल अर्द के मायने बताओ बेटा? शाबाश जमीन। जिलजालहा, इसमें जिलजालहा कितने वर्ड्स हैं? जी बेटा बताएं, इसमें जिलजालहा कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स हैं। अब इसका तर्जुमा जब हम करेंगे, तर्जुमा कैसे करेंगे बेटा? तो हमें तर्जुमा करते हुए ये ध्यान में रखना होगा कि अब आप इतना इतना आसान और इतना सिंपल तो नहीं है कि आप जो एग्जैक्ट तर्जुमा कर रहे हैं वही बन जाएगा। तो तर्जुमा लफ्जी तौर पे तो यही बनेगा कि इज़ा के मायने बनेंगे जब, जुलजिलत के मायने बनेंगे हिलाया जाना या हिलाना, या हिला दी जाएगी, हिला डाली जाएगी, इस तरह। अल अर्द जमीन, और जिलजालहा उसका जलजला। लेकिन तर्जुमा यूं बनेगा, देखें, जब हिला दी जाएगी जमीन जोर से। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूं। एक तर्जुमा इसका ये बना, और एक तर्जुमा वो है जो मैं लिख रहा हूं। देखिएगा बेटा, जब जमीन जलजले से हिला दी जाएगी, ठीक है। मैं बल्कि आपकी सहूलत के लिए अभी से कॉपी ना करें बेटा, अभी कॉपी ना करें। इसका तर्जुमा बेटा मैं इंग्लिश में भी साथ साथ लिख रहा हूं। बेटा यही लिख दो ना, तर्जुमा ज्यादा अच्छा है ना। When the earth is shaken, ठीक है, when the earth is shaken, यहां तक आसान की बात। अच्छा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अब ये ज़िलज़ाला का तर्जुमा अब इसके आगे आएगा, यानी किसके, विद, जैसे शाबाश बेटा आपने सही लिखा, विद इट्स अर्थक्वेक, यानी जमीन को हिलाया जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा यानी जब, ज़ुलज़िलत हिलाना, किसको? अल अर्द जमीन को, ज़िलज़ालहा कैसे हिलाना बेटा? जलजले से हिलाना।
तो जमीन का जलजले से हिलना इसमें आएगा, जमीन का बेटा जलजले से हिलना इसमें आएगा। क्लियर? दोस्तों बताएं, यहां तक क्लियर? अब सवाल, अब एक मशहूर सवाल, सर ये भी एक आयत हुई है बेटा, हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे फिर कुछ कुछ समझ में आएगा। बेटा पेपर में हम इंग्लिश में जाएंगे, लेकिन शुरू का वक्त आप लोग पहले उर्दू में समझोगे, ये आपकी डेली बेसिस की लैंग्वेज है, इसमें समझ में आएगा तो आगे भी आपको आसानी हो जाएगी। एक तर्जुमा है जो मुझे बहुत पसंद आया था इसका, वो तर्जुमा ये था कि व्हेन दी अर्थ विल बी, अब यहां पर शेकिन की जगह ट्रेम्बल्ड किया है। जैसे हम कहते हैं ना, माई हार्ट इज ट्रेम्बलिंग, मेरा दिल मचल रहा है, धक 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 कर रहा है। तो एक और तर्जुमा ये है कि आप यूं भी कह सकते हैं इसका तर्जुमा, कि आप ये बात करें कि जी when the earth will be trembled with its quake, यानी कि जब जमीन हिलेगी या हिला दी जाएगी, किसके जरिए? उसके उसी, यानी जमीन का हिलना उसके जलजले की वजह से होगा, कि जमीन में जलजला आएगा। आसान लफ्जों में अलीना बेटा, ये मुझे आप सजेशंस, आप मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ बेटा, ये आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा बेटा प्लीज। हमने शाइस्ता बेटा क्या बोला? अब सवाल, कि हमने एक तरफ तर्जुमा किया when the earth is shaken with its earthquake, और एक तरफ क्या will be। तो इसके पीछे अरेबिक ग्रामर चल रही है बेटा, कि एक जगह आपको प्रेजेंट टेंस लग रहा है, एक जगह फ्यूचर टेंस लग रहा है। असल में दोनों बातें हैं फ्यूचर की, दोनों बातों का ताल्लुक है फ्यूचर से, यानी दोनों बातों का ताल्लुक है फ्यूचर के होने से, कुरान के होने से, बात से। ठीक है जी, यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। ये एक आयत हुई बेटा, अगर इसका कोई 2% भी समझ में आया है कि शुरू हुआ है समझना बेटा, इस वक्त के लिए ये चीज बहुत है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी नेक्स्ट आयत पे। अब आ जाओ बेटा, जी बेटा, जी शाइस्ता बेटा जी, अब आओ। वअखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अब आप मुझे बताएं बेटा सायरा, ये एक एग्जाम्पल है खाली, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना बेटा, तो इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जिस वक्त बेटा आयतें आना शुरू होंगी आगे, एक टॉपिक में तो हम इसी तरह डिटेल में करेंगे, उसके बाद बेटा आपको वर्ड बाय वर्ड खुद ही अल्फाजों से याद हो जाएगा तर्जुमा। बेटा ये आपके पेपर के लिए मैं करवा रहा हूँ। पेपर में लोग तर्जुमा भूल जाते हैं, आयतें याद होती हैं अगर, उसके बाद भी भूल जाते हैं बेटा। अल्लाह ना करे टाइम कम बचा, टाइम नहीं हुआ, सही है जी, तो उस वक्त हम सिर्फ ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आयतें लिख देना यार, अगर तर्जुमा ना लिखो। लेकिन याद होंगी तो कभी कभार आप दोनों में से कोई एक चीज से भी काम चलाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट प्रेफर्ड तरीका यही है कि अरेबिक टेक्स्ट भी हो
और आयत का तर्जुमा भी हो। वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अब सुनिएगा। अच्छा बेटा, अब खाली पढ़ो इस वर्ड को, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ बेटा। ये अखरजा में कोई वर्ड ज़हन में आ रहा है? उर्दू में एक वर्ड होता है खारिज, उर्दू में वर्ड होता है इखराज, खारजी रास्ता, खुरूज। बेटा ये वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, खारिज, इखराज, एग्जिट के मायने है ना बेटा। भाई इसका उस इदारे से, हमारे हुकूमती इदारे जो होते हैं उनमें बहुत सारे पैगामात आपको पता है वो तो उर्दू में ही होंगे। तो हमें बोला जाता है भाई हमने इस शख्स का इखराज कर दिया है। एक होता है इंदराज, एक होता है इखराज। तो बेटा जब हम ये बोलते हैं ना इखराज, इखराज कर दिया है, तो अब जरा समझिएगा। व अखरजतिल, और अब इसके मायने आने वाले, ठीक है, रेडी रहिएगा। जब वर्ड आएगा अखरज, निकालने के ना, और जमीन, ये तो मायने बताया ना बेटा, इसके मायने क्या है बेटा बोलो? जमीन, और जमीन निकाल देगी। रिपीट करो मेरे साथ, और जमीन निकाल देगी। रिपीट करें मेरे साथ बेटा, और जमीन निकाल देगी। वह अखरजतिल अर्द, जमीन निकाल देगी। क्या चीज निकालेगी? अस्क़ालहा। अब अस्क़ालहा में थोड़ी सी तफसील है। अस्क़ालहा इज एक्चुअली, अस्क़ाल अलग है, अस्क़ालहा में हा अलग है। अच्छा मैं बोलता हूं यार किसी की तबीयत खराब है, बेटा सुनिए प्लीज, अभी वेट कीजिएगा बेटा, सुनिए। किसी का तबीयत खराब है, डाइजेशन का मसला है, तो हम बोल, डॉक्टर कहते हैं भाई सकील चीजें मत खाइएगा, सकील, भारी चीजें। सकील का मतलब बेटा क्या होता है बोलो? भारी ना। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं, सकील वजन को भी बोलते हैं, भारी को भी बोलते हैं। तो सकील के आगे हा लगा हुआ है बेटा, अस्कॉल के आगे हा लगा हुआ है बेटा, हा। तो अगर अस्कॉल के मायने बोझ के हैं बेटा, अगर अस्कॉल के मायने बोझ के हैं और हा उससे कनेक्टेड है, और हा मीनिंग में भी उससे कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। मैं रिपीट करता हूं बेटा, मेरी बात सुने। अस्कॉल हैवी, वेट के मीनिंग में है। व अखरजतिल, वा के मायने हो गए और, जमीन निकालेगी किसको? अपने बोझ को, जो जमीन के अंदर दफन है ना, वो निकाल के जमीन फेंकेगी बाहर। जमीन उसको निकाल कर बाहर फेंकेगी। ये जो हा जमीर है बेटा, ये जो हा प्रोनाउन है, ये हा कनेक्ट हो रहा है अल अर्द के साथ। बेटा रिपीट करो, हा किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? तो इसके मायने अगर थे सकील, सकल से आपको याद रहेगा वेट, और मैं कहता हूं बर्डन। मैं आपको कहता हूं यार फला काम कर दो, आप कहते हो भाई ये बहुत बहुत सकील काम है। आप मुझे कहते हो बेटा ये बहुत सकील काम है। जब आप मुझे कहते हो बहुत सकील काम है, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना बेटा। तो अब समझो, तो जमीन क्या निकाल के फेंकेगी बताओ? जमीन के बोझ को। बेटा जमीन क्या निकाल के फेंकेगी बेटा बोलो? जमीन के बोझ को। अस्कॉलहा। बेटा जमीन क्या निकाल के फेंकेगी बेटा बोलो? बताएं।
डन। तो तर्जुमा इसका क्या बनेगा बेटा, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। इसका तर्जुमा बेटा क्या बनेगा, आइए देखें। इसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा और निकाल देगी, यानी निकाल फेंकेगी जमीन अपने बोझ को। सही है, जमीन अपने बोझ को छोड़ेगी नहीं। यानी अब आप मुझसे, क्योंकि मैं इसकी तशरीह नहीं कर रहा बेटा और मैं इसके ऊपर तफसील नहीं बता रहा, लेकिन इतना बता दूं बेटा, जमीन अपने खजाने निकाल देगी। इससे आप यूं समझ लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल जमीन में सोना दफन है, कयामत का मंजर बताया जा रहा है ना, तो जमीन अपने अंदर से सोना चांदी निकाल के फेंकेगी, और जो कातिल जिसने कत्ल किया होगा इस सोने के लिए, वो आगे बोलेगा यार मैंने इसीलिए सब कुछ कत्ल किया था, और इसीलिए मैंने अपने करीबियों को मारा था, और मैंने फला किया था, और मैंने फला किया था। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई बेटा बात। इतनी बात क्लियर है बेटा, सब साथ हैं। तो जमीन के बर्डन से क्या मतलब होगा, जमीन के अंदर के जितने खजाने जो कुछ है वो सब जमीन निकाल के फेंक देगी। अब इसका जो असल तर्जुमा जहन में रखना है, बताओ वो क्या है बेटा। कब्र में कौन सोए हुए होंगे, इंसान। जमीन उठाकर सबको बाहर फेंक देगी। सही है, और ये जमीन करेगी अल्लाह की कुदरत से, यानी अल्लाह उसको हुक्म देंगे जमीन को, तो जमीन ये काम करेगी। जमीन के खुद के अंदर ही ताकत नहीं है, जमीन के अंदर ताकत अल्लाह ने डाली है, अल्लाह हुक्म देंगे तो वो जमीन ये काम करेगी अल्लाह के हुक्म से। अब मैं इसमें बेटा, यहीं पे मैं बेटा इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख देता हूं, तो इसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटा, एंड शुरू में आएगा एंड, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, and the earth अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एंड द अर्थ ब्रिंग फोर्थ भी कहते हैं। ये जो है ना अखरजतिल अर्द, तो ब्रिंग फोर्थ का वर्ड भी होता है, डिसचार्जेस का वर्ड भी होता है, और बेटा ब्रॉट आउट का वर्ड भी होता है। सही, तो मैं कहता हूं दो रख लेते हैं, ब्रिंग फोर्थ एंड डिसचार्जेस। क्या निकालेगी जमीन, अर्थ क्या निकालेगा, इट्स बर्डन्स, उसकी जो बर्डन्स है। सही है, जो उसके अंदर दफन है ना, वो सब चीजें निकाल के अल्लाह पाक के सामने, अल्लाह पाक के हुक्म से जमीन बाहर फेंकेगी। तो दो आयतें हुई, तीसरी आयत आ रही है बेटा, अलर्ट रहिएगा। तीसरी आयत क्या कहती है, जरा सुनिएगा। अब ये समझना इंशाअल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे आ रहा है वक़ौल अल इंसान। अच्छा, वाह के मायने बताओ, वाह तो आप लोग जानते हैं, वाह के और भी मीनिंग आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वाह का मीनिंग क्या है बेटा, बताओ। बेटा वाह के मीनिंग क्या होंगे, और अब देखें, अल इंसान, अल इंसान कौन कहेगा, अच्छा सॉरी, कौला, कौला का मतलब आपने सुना होगा,
कौला का वर्ड बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होता है। कौला का मतलब है बेटा, बेटा कौला का लफ्जी तर्जुमा बनेगा, कोई बता सकता है प्लीज मुझे? कौला का लफ्जी तर्जुमा बेटा, सही है, कहना। शाबाश बेटा, क्या मतलब बनता है बेटा, बोलो। कहना। वक़ौला, और कहेगा। अल इंसान, कौन कहेगा बेटा, सब बताओ। इंसान। अब इंसान ने क्या कहना है, जरा गौर करें। अभी इंसान आगे बात कहेगा। वक़ौल अल इंसान, क्या कहने वाला है इंसान? देखिए, मैं मा लहा की तफसीर भी यही ले आता हूं। दोस्तों स्क्रीन पे बेटा आप बताओ। अब मैं आपको समझाता हूं। इंसान ने ये कहना है, व एंड कौला, इंसान कहेगा ना बेटा, तो उसकी कहने का तर्जुमा भी करना होगा हमें। तो इंसान कहने का, हम ये बोलेंगे एंड अल इंसान, द मैन विल से, एंड द मैन विल से, और इंसान कहेगा। क्या कहेगा बेटा इंसान? एंड द मैन विल से, क्या कहेगा? मा लहा। मा लहा, इसको समझे। मा अलग वर्ड है, लहा अलग वर्ड है। मजे की बात, ये माँ इटसेल्फ भी अलग है। सर माँ की मीनिंग बताएं बेटा, माँ की मीनिंग क्या होंगे? बेटा माँ की मीनिंग होंगे व्हाट हैपेंड, राइट? व्हाट हैपेंड, ये क्लियर? सही है, व्हाट हैपेंड। बेटा मेरे साथ हो आप लोग सब? तो माँ की मीनिंग बने बेटा व्हाट, और व्हाट हैपेंड लहा। ये लाम कनेक्टर के लिए, कनेक्ट करने के लिए, और हा उसको जोड़ेगा। तो लाम और हा दोनों की मीनिंग डिफरेंट होंगी। समझाता हूं। अब समझिएगा बेटा, प्लीज प्लीज। ये देखें, वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा मा लहा, इंसान कहेगा मा लहा, इसको क्या हुआ? ये जो हा है ना, वन अगेन, पीछे हा सब जारी थी अल अर्श की तरफ, वन अगेन सारी हा जाएंगी अल अर्श की तरफ, अभी हा जाएगी अर्श की तरफ। इंसान देखकर कहेगा इसको क्या हुआ, ये जमीन को क्या हुआ? ये जमीन अपनी पेट की चीजें निकाल रही है,
ठीक है, जमीन अपनी पेट की चीज निकाल के फेंक रही है, इसको क्या हुआ है? तो जिसको आखिरत के उलमा ने ये भी लिखा है कि जिसको आखिरत पे यकीन होगा ना कि उठना है, तो वो बोलेगा अच्छा ये तो वही है जिसका वादा था, ये तो वही हुआ है। और जिसको यकीन नहीं था वो ये बोलेगा ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो इस चीजों को मानता ही नहीं था। क्लियर हुई बेटा बात? यहां तक क्लियर है? डन है बेटा? आगे बढ़ते हैं। तो तर्जुमा क्या बनेगा बेटा? बेटा इंडिविजुअल तर्जुमा बताओ, इसका क्या बनने वाला है? बेटा तर्जुमा क्या बनेगा बेटा, इसका बताओ। शाबाश। तो बेटा अब मुझे बताओ ना। एंड अच्छा तर्जुमा दिख नहीं रहा, मैं लिख रहा हूं बेटा। बेटा अब दिख रहा है। एंड दी मैन विल से, क्या कहेगा बेटा इंसान? व्हाट हैज हैपेंड टू इट। इट से मुराद क्या होगा बेटा? अर्थ। क्लियर हो गई बेटा बात? डन है? यहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ो बेटा। आगे आ रहा है बेटा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। जी बेटा, स्क्रीन दिख रही है? बेटा इसके अंदर एक चीज तो तुम पहचानो जल्दी से, इसमें भी वो हा आ रहा है। देखो वो एक एंड वाला हा आ रहा है जिसको आप पहचान रहे हो कि ये हा कनेक्टर के लिए होता है, कनेक्ट होता है ये किसी से जाके, प्रोनाउन होता है, ये जमीर होती है। बेटा इतनी बात कह रहे हैं, यहां से आगे बढ़ू। तो अब यौमइज़िन बेटा, बेटा मैं बताता हूं, सबर करें बेटा। यौमइज़िन, बेटा यौमइज़िन का मतलब होता है, आसान लफ्ज मतलब समझ लीजिए इसका, कि यौमइज़िन का बेटा मतलब होता है कि उस दिन, ठीक है, सही है, दैट डे कहते हैं ना हम लोग, तो दैट डे यौमइज़िन। यौमइज़िन याद कैसे रखेंगे आप? देखो हम बोलते हैं यौम ईद, यौम दिख रहा है बेटा इसके अंदर वर्ड, यौम, यौम यकजहती, यौम आजादी, यौम हड़ताल, याद रहेगा बेटा? तो यौमइज़िन क्या तर्जुमा बनेगा बेटा, बोले? दैट डे। यौम का मतलब दिन हो गया, इज़िन जब ऐड हुआ है तो इसका मतलब बन गया, यौमइज़िन ऐड होने का मतलब दैट डे, उस दिन। तो हद्दिसु, आगे आओ। तो हद्दिसु, बेटा तो हद्दिसु का मतलब है
ये जो आपको पता है ना, हदीस, हदीस का जो वर्ड है इसके मायने होते हैं बात, तो हदीस के मायने होते हैं बात। और यौमइज़िन तुहद्दिसु, उस दिन तुहद्दिसु बात करेगी, बयान करेगी, अखबारहा क्या चीज बयान करेगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, अखबार यानी वही खबरें, तो अखबारहा अपनी खबरें, देखो दो कनेक्ट हो गया ना, देखो अखबारहा उस दिन बयान करेगी अपनी खबरें। कौन बयान करेगी भाई, कौन फटी थी अभी, किस, क्या चीज फटी थी बताएं। जमीन, तो उस दिन जमीन अपनी खबरें खुद बताएगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि भाई इधर ये हुआ था, इधर ये जुल्म हुआ था, इधर ये नेकी हुई थी, इधर ये मामला हुआ था, इधर फला मामला हुआ था। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये बताया ये जा रहा है कि कयामत का मंजर खींचा जा रहा है सामने। ये अल्लाह पाक की सच्ची सच्ची किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम इस किताब पे ईमान रखते हो, देखो ज़हन में रखो, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, दुनिया में तुम किसी को फूल कर सकते हो, घुमा सकते हो, बातें इधर उधर कर सकते हो, लेकिन याद रखना आगे बहुत मुश्किल होगा, जमीन खुद बयान करेगी ना। अब तर्जुमा मेरे ख्याल है कुछ तो समझ में आएगा इंशाअल्लाह, देखते हैं। यौमइज़िन उस दिन, दैट डे, बोलो भाई दैट डे, तुहद्दिसु, जी भाई तुहद्दिसु, उस दिन क्या होगा, बयान करेगी क्या चीज, अपनी खबरें। अब एक सवाल पूछा था मुझसे कि सर जो आपने ब्रैकेट में लिखा है ये लिखना होता है, बेटा जहां मैं लिखूंगा वहां आप लिख दीजिएगा। आप कोर्स में मेरे साथ ही है ना, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, आपके साथ हूं। तो कुछ जगह जो है ना, और ब्रैकेट में बेटा वो लिखा जाता है जो लफ्जों में नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें पता है सही तर्जुमे में उससे मुराद वो होती है जो इल्म हम तक पहुंचा है, तो हम वो चीज ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो उस दिन वो जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। और अब मैं कहता हूं इसका हम अगर तर्जुमा करेंगे, तो बेटा आप तर्जुमा इंग्लिश में करो बेटा, शाबाश, सब लोग अब ट्राई करो बेटा, सब लोग ट्राई करो, शाबाश। एंड अच्छा, यौमइज़िन तुहद्दिसु है ना, तो एंड नहीं आएगा, दैट डे it will describe all its happenings। उस दिन ये अपनी सारी जो कुछ हुआ होगा सब कुछ बयान कर देगी, डिस्क्राइब, सही है, नरेट कर देगी जमीन। डन है दोस्तों। अब मैं चाहूंगा कि हम जब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी सी मैं पेश करूंगा, बिकॉज लेक्चर के हमें एंड की तरफ जाने हैं और इसके आगे क्लास है, वरना मैं ये क्लास एक्सटेंड कर देता अभी, लेकिन ये सूरत मुकम्मल करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। आगे आ रहे, आगे आयत आएगी बेटा, बी अन्ना, अभी जो बी अन्ना है ना, बी अन्ना रब्बका औहा लहा, यानी ये खबरें बता रही है, और खबरों के बाद आएगा बी अन्ना,
भी अन्ना के बेटा बेटा मायने होंगे, यूं समझ ले, इसलिए के, बिकॉज। बेटा भी अन्ना के मायने क्या होंगे, बोलो बेटा? बिकॉज। ठीक है, तो बिकॉज और आगे रब का। अच्छा, रब बोलते हैं तो रब कहते हैं उस जात को, उस मालिक को जो हमें पालता है। तो रब के टेक्निकल मीनिंग्स भी आएंगे। रब का कौन मतलब बताएगा? जो हम बोलते हैं ना जजाकल्ला, जजाकल्ला, तो ये जो काफ लग रहा है ना जजाकल्ला, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, ये जजाकल्लाहु खैरा। तो इसी तरह रब का ये जो काफ लग रहा है, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? रब का मायने तो लॉर्ड होता है, यानी रब के मायने तो बेसिकली अल्लाह पाक की जात होती है। तो अब तर्जुमा क्या बनना चाहिए? बताएं दोस्तों। आपका रब, शाबाश, रब का आपका रब। बिअन्न रब का औहा, औहा के बारे, औहा दोस्तों इसकी निशानी ये याद रखें बेटा, वही का वर्ड याद रहेगा, वही। तो वही अल्लाह पाक की तरफ से आती है ना, अल्लाह पाक हुक्म देते हैं ना, ये अल्लाह पाक का पैगाम होता है ना। औहा के मायने हुक्म देने के। बी अन्न रब का औहा लहा, किस बात की अल्लाह पाक ने अथॉरिटी दी है? कि इस बात की सारी अथॉरिटी दी है कि जी तुम जमीन, जमीन को अथॉरिटी दी है कि तुम फाड़ो, यानी इससे निकल जाओ बाहर। ठीक है, इससे जो चीजें हैं इससे निकालो बाहर। दोस्तों तर्जुमा पूरा देखते हैं, अभी समझाता हूं आपको। बी अन्न रब्बका औहा लहा, देखो पीछे तर्जुमा चलता हुआ आया, आखिरी आयत थी हमारे पास, वक़ाल अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि उस दिन वो सारी खबरें बयान करेगी जमीन, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सारी बातों की रिपोर्ट देगी। बी अन्न रब्बका औहा लहा, वो खुद से नहीं करेगी, इसलिए कि तेरा रब हुक्म देगा उसे। बिकॉज, बिकॉज अच्छा, अब रब की जगह आप योर रब, आप रब भी लिख सकते हैं। लॉर्ड तर्जुमा होता है, यूज होता है तर्जुमों में, और गॉड यूज होता है। सही है, तो ये सारे मीनिंग्स यूज, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, यानी कि मैं इसको ब्रैकेट में नहीं डाल रहा, रब। सही है, तो चूंकि इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में लॉर्ड या गॉड जो वर्ड यूज होता है, बिकॉज योर लॉर्ड। अब तर्जुमा बताएं दोस्तों मुझे, हैज कमांडेड इट, क्योंकि आपके रब ने उसे ऑर्डर्स दिए हैं। क्यों क्या दोस्तों बताएं? क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको ऑर्डर्स दिए हैं, इसलिए वो कर रहा है। दोस्तों यहां तक समझ में आई बात? अब बेटा मैं काम करता हूं, बिकॉज क्लास की चूंकि एंडिंग का वक्त है, तो मैं ये बोलता हूं, मुझे बताएं जो जो आयतें मैं आपसे कहता हूं कि आपने 5 आयत को देखा, अभी सिर्फ 5 आयत को देखा है बेटा, तो इन
5 आयात में से बेटा आपकी नजर में क्या है, कितने % तर्जुमा आपको लगता है कि यार जितना सर ने पढ़ा दिया ना, आज तो बहुत वक्त लगाया अभी हमने, आगे वक्त आएगा फिर हम देखेंगे कि इसको कवर कैसे करना है। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप बताएंगे तो बेटा मुझे आइडिया होगा। दिस इज वन ऑफ द वे कि हम ऐसी आयात को वीक में एक क्लास, 2 हफ्ते में एक क्लास आयात की रखा करें। एक क्लास है, ये वाली क्लास हम अलग रखा करेंगे ताकि हमारा कोर्स की चीजें चलती रहें और आयात को याद कराने का सिलसिला अलग चलता रहे। ये इससे कोर्स डिस्टर्ब ना हो याद कराने से। ये तो एक एडिशनल एफर्ट है ना बेटा। बेटा मुझे बताएं, इसमें से बेटा पहली आयत सोचो, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तर्जुमा ज़हन में आ रहा है इज़ा का, ज़ुलज़िलत का तर्जुमा ज़हन में आ रहा है, अल अर्ज़ का तर्जुमा दिल ज़हन में आ रहा है, और ज़िलज़ालहा का तर्जुमा ज़हन में आ रहा है। बेटा अंग्रेजी उर्दू याद कराना मेरे लिए, यकीन करें, लेक्चर देना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ये बयान करना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो चीज है, आप भी समझोगे, मैं टाइम लगाऊंगा, आप समझ जाओगे। जहां लोग फंसते हैं, जिससे लोग चिढ़ते हैं, यानी लोग नहीं कर पाते, वो ये जगहें हैं। बेटा मुझे पेपर पास कराना है आपका, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व अखरज। जी बेटा कोई बताएगा? सायरा, अलीना, सलीम, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कोई बेटा वर्ड्स याद आ रहे हैं? अरीबा बेटा, जो नाम सामने सामने अभी जिनकी चैट है वो आ रहे हैं, और लोग बताएं। अली, मनीषा जी जनाब, अली हसन, और जी एक नंबर टाइप का नाम लिखा हुआ है मलिक, और जी प्लीज अब्दुल माजिद है शायद नाम जी, थोड़ी हेल्प करें। वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, वह अखरज, वाह के मायने और थे, अखरजतिल अर्दु जमीन निकालेगी। क्या निकालेगी? द अर्थ विल डिस्चार्ज इट बर्डन्स। जबरदस्त, शाबाश। जमीन निकाल के फेंकेगी, मुर्दों को निकाल देगी, जिस चीज के लोग फसाद करते थे सब चीजें निकाल के फेंक देगी। अस्क़ालहा, उसके बर्डन्स। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान क्या कहेगा उस वक्त, ये क्या हो रहा है यार, जमीन को क्या हुआ? ठीक है, इंसान कहेगा जमीन को क्या हुआ? उस दिन यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन, यौमइज़िन दैट डे, तुहद्दिसु हदस, ये तुहद्दिसु, हद्दिसु, शाबाश। उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। अब जब ये कहा गया जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, बी अन्ना रब्बका उहालहा, खुद से नहीं करेगी, अपने रब के कहने पे करेगी। मेरी बात समझ में आई? ठीक है बेटा, 3 आयतें इसकी रह गई हैं। बेटा यकीन करें, आई वुड लाइक टू हैव, बेटा मैं व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैं फिर से चैट पे लिख के दे रहा हूं बेटा, ये व्हाट्सएप नंबर है। बेटा मुझे आज की क्लास के स्पेशली फीडबैक दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है बेटा, मुझे आज की क्लास का फीडबैक चाहिए, बिकॉज मैंने शुरू से ये चैलेंज उठा लिया है। ये तो बेटा बहुत एंड में होता है काम, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक दफा ये क्लास हुई जिसमें मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा, तो आपकी भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी होगी कि आपको सब्जेक्ट याद होगा। बेटा मुझे इसका प्लीज फीडबैक व्हाट्सएप पे दीजिएगा। मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को लेके चलेंगे बेटा। इट्स जस्ट दी बिगनिंग बेटा, ये जस्ट स्टार्टिंग है। अल्लाह पाक इसको आसान फरमाए। ठीक है बेटा। बेटा थैंक यू सो मच बेटा। बेटा बस मुझे व्हाट्सएप पे फीडबैक दीजिएगा जरूर, फिर मैं फर्दर आपकी फीडबैक में इंशाल्लाह
जरूर इसको फॉलो अप करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।